हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है? आ गया ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। कभी भी अगर अपने पास कोई प्रॉब्लम हुई, सुबह 8 बजे क्लास अगर नहीं होगी अपनी जिस दिन, तो फिर 10 बजे क्लास होगी। अपनी क्लास अगर 8 बजे नहीं होगी तो फिर 10 बजे क्लास शुरू होगी। क्या हम लोग शुरुआत करें अब? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर परफेक्ट है तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में, अगर आपको याद है तो हम लोग पढ़ रहे थे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम लोग पढ़ रहे हैं भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या भुजा लंब समद्विभाजक। कल की क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके थे। उस चीज को दो पॉइंट ही मैंने आप लोगों को बताए थे, उस चीज को मैं वापस बताता हूं। उम्मीद है अब वीडियो और साउंड एकदम ठीक होगी। किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में, एक ट्रायंगल में अपने पास दो साइड्स होंगी। किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो इस यहां पर साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। और एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। कभी अगर किसी कारण से 8 बजे क्लास नहीं होगी तो वो क्लास फिर 10 बजे ही हम लोग शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये वाली जो लैब खाली है वो 10 बजे ही खाली रहती है, बाकी खाली है नहीं। 1 घंटे की होगी राहुल, फिर ये लैब पैक है। ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, इसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेस को, तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों को टच करेगा। और टच क्यों करता है? तीनों से समान दूरी क्यों होती है? ठीक है ना? तीनों से, अब बात ये आती है कि तीनों से यहां पर सर्किल टच करेगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, इसका मतलब बराबर होनी चाहिए। ये भी कैपिटल आर होता है, ये भी कैपिटल आर होता है और ये भी कैपिटल आर होता है। तो मैं ये कल की क्लास में लास्ट पॉइंट यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर क्यों होता है। तो यहां पर कभी भी अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि तीनों शीर्षों से समान दूरी पर क्यों होता है, याद रखना अपने पास किसी भी लाइन का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर उसको बाइसेक्ट भी करे और मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर हो तो वो हमेशा और हमेशा दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। यहां से ये दोनों अगर बराबर हैं, याद रखना, तो यहां से यहां तक की दूरी कोई भी पॉइंट है और यहां से यहां तक की दूरी ऑलवेज इक्वल होगी, हमेशा बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि ये वाली जो साइड है बीच वाली कॉमन होने के कारण दोनों ट्रायंगल में एक अपने पास 90 डिग्री के कोण होने के कारण बराबर, और ये मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रेंट होने के बाद सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर और सब कुछ बराबर। मैं आपको क्या बताना या क्या सिखाना चाह रहा हूं, सारे लोग इस चीज को ध्यान से समझ लो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जब भी मिड पॉइंट पर अगर कभी परपेंडिकुलर डाला जाए तो हमेशा और हमेशा दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये चीज विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे बताइए, अगर नए पेज पर मैं सिखाने की कोशिश करूं आपको, तो मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो
ये एक ट्रायंगल अपने पास है, देखना यहां से समझते चलो। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। मुझे बताइए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो इसके तीनों साइड पर अपने पास यहां पर साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहां से अपने पास ये लो, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये समझा दो छोटा सा पॉइंट इसका। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए दोनों जहां पर मिलेंगे सरकम सेंटर, क्या अपने पास अभी भी वाली जो प्रॉपर्टी समझाई थी, मुझे आप लोग ये बता दीजिए क्या ये दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा? तो क्या यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या दोनों इक्वल होनी है क्या? हाँ ना बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? इसको मैंने मान लिया कैपिटल आर, ये डिस्टेंस, सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी जो होगी अपने पास इधर से हम लोग इसके लिए भी लगा दें, क्योंकि ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही काम कर रहा है और साइड परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का ही काम कर रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी अगर हम लोग इस पर भी लगा दें, यहां पर, तो मुझे बताइए ये भी दोनों क्या एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर ये भी दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये भी आर है, ये भी आर है और इसको भी आर मान लिया, तो ये तीनों इक्वल हो गए। और तीनों अगर इक्वल हो जाएं, एक ही पॉइंट से तीन पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसका मतलब एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो जो अपने पास इन तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है? सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कब होगी मैं बता दूंगा। तो मैं आपको सभी को क्या बता रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखना। पीडीएफ आज मैं डलवा देता हूं आप लोगों के लिए, पीडीएफ जो होगी क्वेश्चंस की सभी की और थ्योरी की पीडीएफ आज मैं डलवा देता हूं सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दो क्योंकि क्लास 1 घंटे की है, तो बोर्ड पर आप लोग ध्यान रखोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्या कह रहा था कि मुझे ये बताइए, सर्किल पढ़ाते टाइम मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी सर्किल में देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना, किसी भी सर्किल में सेंटर पर बना एंगल ऑलवेज सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। किसी भी सर्किल के द्वारा ये अगर कोण थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा वो 2 थीटा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। कोई भी सर्किल अगर अपने पास है, ये मान लो सर्किल अपने पास है, तो यहां से अपने पास इसको अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, तो मुझे बताइए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो ये वाला एंगल अगर हम लोग, रेडियस ऑलवेज इक्वल होती हैं, तो ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा माने या ये वाला एंगल अगर एक्स माने और ये दोनों इक्वल है रेडियस, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी अपने पास एक्स होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना हुआ? आप लोगों को ट्राइंगल से याद होगा, शुरुआत में बताया था एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। ऐसे ही मैं अगर आपको समझाना चाहूं, ये वाला एंगल अगर y है और रेडियस ये दोनों बराबर हैं, तो एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर, तो सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये कितना हुआ अपने पास 2y। ये सर्किल में फिर से भी बताऊंगा, ये वाला एंगल हो गया अपने पास x प्लस वाई और ये वाला एंगल जो हो गया अपने पास ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के, ये सॉरी, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर कैसे हुआ? और इससे ये एंगल अगर पूरा मैं थीटा मान लूं तो ये 2 थीटा कैसे हुआ? क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है ऋषिकेश, ये CP7 वो पहले क्लास 8 बजे नहीं हुई ना, तो शुरुआत में वहीं से कर रहा हूं जहां से कल छोड़ा था, उस चीज से आप नहीं घबराओ भाई। जहां पर आपने कल छोड़ा था मैंने उसी से शुरुआत कर रहा हूं, क्लास वही है, उसी के आगे से ही। और वो वापस आगे कभी होगी, नहीं तो कंटिन्यू ही चल रहा है, बीच में कोई क्लास छोड़ी नहीं है। 8 बजे वाली आज हुई नहीं थी। मैं आपको सभी को क्या बता रहा हूं, देखना। तो यहां पर किसी, ये जो ट्रायंगल है आपको पता होगा,
सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, और ये तीनों शीर्षों से अगर समान दूरी पर होता है तो इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखना, ये वाला एंगल अगर ए है, ये अगर बी है, मैं आपसे पूछना चाहूं सरकम सेंटर पर बने एंगल, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सरकम सेंटर पर बने एंगल बताओ, तो आप लोग अब तुरंत, हर चीज का मैं क्यों बताते हुए चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, बताते हुए चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए एस सी जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए? कभी भी आपको एंगल ए एस सी अगर फाइंड आउट करना है, एंगल ए एस सी अगर फाइंड आउट करना है, तो वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी। और कभी अगर एंगल ए एस बी अगर फाइंड आउट करना है, ए एस बी, तो वो होगा अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल सी। हाँ ना बताइए, सारे लोग इस चीज को ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी क्यों होता है? हाँ, एक वर्टेक्स से ही गुजरेगा, वर्टेक्स से नहीं गुजरेगा मनीष, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, मैं बता देता हूं मनीष, और भी हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो इस चीज पर। मैं ये बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं सभी लोगों को कि यहां पर अगर कभी भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो वर्टिसेज से पास नहीं होता। ये तो यहां से, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां से पास हुआ है, वो तो जहां पर ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो यहां से पास हुआ है, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां से वर्टेक्स को जब इससे मिलाते हैं हम लोग, इस वर्टेक्स को इससे मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस, इस वर्टेक्स को मिलाते हो तो ये वाली डिस्टेंस, और इस वर्टेक्स को मिलाते हो तो ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होती हैं। याद रखना, इस डिस्टेंस को आगे बढ़ाएं तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं होता। याद रखना इस चीज को आप लोग, मैं बताना चाहता हूं। यहां पर ये जो अपने पास यहां पर पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स को मिलाया है, जो साइड परपेंडिकुलर आगे बढ़ाने पर वर्टेक्स पर मिलना जरूरी नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? और भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो तो मैं बता देता हूं। यहां पर अपने पास ए एस बी एस सी होगा, ये शुरुआत में जो होगा बी एस सी होगा, ये वाला, ये थोड़ा सा देख लेना, ये बी एस सी ट्वाइस ऑफ ए होगा, ए एस सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ बी होगा, और ए एस सी जो होगा, यहां पर ए एस सी कर लेना इसको, वो ट्वाइस ऑफ सी होगा। ये वाला जो एंगल होता है ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है, ये वाला जो एंगल होगा वो ट्वाइस ऑफ बी होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो ट्वाइस ऑफ सी होगा। यहां पर बना एंगल इससे डबल होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये समझा चुका हूं आपको, पिछले जो पॉइंट था उसमें मैं ये बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पर क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपने पास यहां से मिड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर आप खींचते हो तो वो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है, एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ऐसे ही यहां पर इसके मिड पॉइंट से भी अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां पर दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये तीनों साइड बराबर क्यों होती हैं, ये बात मैं समझा चुका हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी लोगों से कि आप लोग मुझे बताइए, इस चीज को मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों करते हैं? तीनों साइड परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं वो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों करते हैं? यहां से ये, यहां से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिलेंगे, तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से पास क्यों होता है, थोड़ा सा नीचे से और थोड़ा सा ऊपर से पास क्यों नहीं होता? अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं तो याद रखना, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इसलिए पास होते हैं एक ही पॉइंट से। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर ए बी और सी अगर ट्रायंगल है तो आप लोगों को याद होगा, मैं मान चुका हूं कि ये वाली डिस्टेंस दो से ही, तीसरा लेना जरूरी है ही नहीं, ये वाली डिस्टेंस इन तीनों से बराबर आ जाएगी। ये आर है, ये आर है और ये आर है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा और मैं प्रूव करूंगा कि ये मिड पॉइंट है। उल्टा प्रूव करते हैं हम लोग, कोई भी लाइन यहां से पास होगी या नहीं होगी, पिछले 3 पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से कि कोई भी लाइन यहां से पास होगी और नहीं होगी, वो ऐसे प्रूव नहीं करते, उल्टा प्रूव करते हैं। पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम लोग बोल देते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, या आप लोग यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दो और फिर ये प्रूव कर देंगे कि परपेंडिकुलर है, वो बात एक ही है। तो यहां पर मुझे बताइए, अगर ये हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें
तो दोनों ट्रायंगल में क्या एक राइट एंगल होगा क्या? दोनों की हाइपोटेनस, ये और ये दोनों की हाइपोटेनस जो होगी दोनों ट्रायंगल में, कर्ण हमेशा बराबर होगा। और ये वाली जो साइड होगी ये कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो आरएचएस से ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला आरएचएस से ये वाला ट्रायंगल ब्लू वाला, और नीचे वाला रेड वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस से। एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस आर के कारण बराबर है, और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। और कॉन्ग्रुएंट होते ही ध्यान रखना सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट भी है। तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ऐसे नहीं हो सकती कि ये कोई भी अपने पास मिड पॉइंट है, इस पर ये भी परपेंडिकुलर है और इसी पॉइंट पर ये भी परपेंडिकुलर है, फिर 90 90 180 तो यही हो गया। फिर ये बीच वाला एंगल कितना होगा? तो इसलिए 90 और 90 180 तो दोनों लाइन एक ही लाइन होंगी। याद रखना परपेंडिकुलर जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही हो सकता है किसी भी एक पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, परपेंडिकुलर है तो साइड परपेंडिकुलर, और होता क्या है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही तो होता है मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर। ध्यान रखना आप लोग। क्या आगे चले? बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। दाऊद इब्राहिम आपने फिर से आज नाम चेंज कर दिया। आप एक नाम चेंज रखो भाई, कल आपने कुछ और कर रखा था। आप ही हो ये शैतान, है ना? क्या आगे चले? मिड पॉइंट पर एक ही होगी, बिल्कुल राहुल एकदम ठीक है। जितेंद्र ब्लैक बोर्ड आज यूज नहीं होगा, ये नया बोर्ड है, इस पर ये चीजें मुझसे अचानक ऐसे मिटती भी नहीं है देखो, इसलिए इसी पर पढ़ लो भाई, इसी पर आप पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, देखना आप लोग, ये अगर हम लोग बात करें कभी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज की, अगर हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात करें, तो ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में जो अपने पास सरकम सेंटर होता है वो हमेशा और हमेशा उसके अंदर की तरफ बनता है। ये आप लोग ध्यान रखना, सरकम सेंटर बनेगा उसके अंदर की तरफ। अगर हम लोग पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं कि एक्यूट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा, राइट में कहां बनेगा, उन चीजों की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम लोग बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की, तो याद रखना समकोण त्रिभुज में अपने पास इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो अपने पास सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर हमेशा होता है अपने पास हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, ध्यान रखना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक बने हुए हैं, तो बताना तो यही होता है, लेकिन इसके साथ फिर बच्चा पूछता है एक्यूट में कहां बनेगा, ऑब्ट्यूज में कहां बनेगा, तो वो दोनों चीजें साथ हम लोग बता तो देते हैं, लेकिन याद रखना सरकम सेंटर जो इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं डिटेल से अभी वापस से आपको समझाऊंगा कि सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर ही क्यों बनता है, वो बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। और अगर हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी एक बार सीख लीजिए आप लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। तो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है, अधिक कोण त्रिभुज जो है, इसमें इस साइड का ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर यानी कि हम लोग परी के अंदर बोलते हैं। तो एक्यूट में ध्यान रखना अंदर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो कर्ण होता है उसके मध्य बिंदु पर, और ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। इस चीज को मैं वापस से समझाता हूं, वापस एक्सप्लेन करता हूं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना आप लोग। बिल्कुल ठीक है। देखिए तो मैं आपको क्या कह रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखना, मुझे बताइए क्या मैंने अभी भी आप लोगों को लिए मैंने पढ़ाया है कि कोई भी अपने पास यहां पर ये चीज मैंने कहा है कि सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए बाहर से सर्किल खींच सकते हो, और सेंटर पर बना एंगल अपने पास सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से अपने पास डबल होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई।
ये सर्किल में वापस भी बताऊंगा, वहां वापस भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग इतना बड़ा ले लें कि सेंटर पर बना जो एंगल होता है, इतनी बड़ी चाप या ये डायमीटर ले लें कि ये अपने पास 180 डिग्री है। तो मुझे बताइए फिर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होगा। आधा होगा तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? अब इसी चीज को मैं उल्टा करके पढ़ा रहा हूं आपको। यहां पर देखिए ये होता सर्किल से है, लेकिन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल में इसी चीज को उल्टा करके मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा, मुझे बताइए ये राइट एंगल है तो 180 डिग्री, इसका मतलब इसके बाहर से, इसका मतलब इसके बाहर से मुझे आप लोग ये बताइए क्या हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? और ये सर्किल ड्रॉ कर सकते हो तो ये वही तो बन गया, देखो वापस से यही, इसको थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है। इस डायग्राम को चाहो तो आप लोग ऐसे बना लो, यही जो वो बनाना चाहते हो। तो ये व्यास है 180 होगा, ये 180 होगा तो ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना ये ट्रायंगल ए बी सी में हमें पता है कि सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखना इसकी जो रेडियस होगी अपने पास, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, जो सरकम रेडियस होगी अपने पास, आर जो होता है वो अपने पास होगा किसका आधा होता है? कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, कर्ण जो होगा वो हाइपोटेनस का हाफ होगा, हाइपोटेनस का, ये जो होगा ये अपने पास कर्ण का आधा होगा, हाइपोटेनस का हाफ होगा। ये चीज आप लोग याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब बात आती है कि सर एक्यूट में उनमें कैसे निकालते हैं, वो मैं सिखा दूंगा, थोड़ी देर रुको। आप लोग यहां पर ये याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अगर ये फाइंड आउट करना पड़े तो हाइपोटेनस की हाफ होती है। मुझे ये बता दीजिए सारे लोग मिलकर कि यहां पर अगर अपने पास कभी भी यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये तीनों बराबर होती हैं, याद रखना। तो कभी कभार तो कहेगा कि रेडियस बता दो, कभी कभार बी से एस तक, और एस को एस नहीं लिखकर डी भी लिख सकता है कि एसी का मिड पॉइंट डी है तो बीडी की लेंथ बताओ। तो बीडी की लेंथ भी ये तीनों बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली। अगर मैं नए पेज पर समझाना चाहूं आपको तो मैं ये कह रहा हूं, ये समझा रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना ए बी और सी ये अपने पास एक ट्रायंगल के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, ये यहां पर मिलेंगे, याद रखना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ये तीनों इक्वल होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। और ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखना इसका उल्टा। अब देखो हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। और ट्रायंगल किसका उल्टा है? ये सर्किल में, सर्किल से उल्टा यहां पर पहले ही याद कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है अगर ये पॉइंट मैं डी दे दूं, अगर ये पॉइंट मैं डी दे दूं और मैं बोलूं डी ए सी का मिड पॉइंट है, तो ध्यान रखना बी डी ए डी सी डी बराबर होंगी और किसकी आधी होंगी? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की हाफ होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं पहला, और फिर इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता हूं कि क्या याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो देखते आप लोग करो। ये 3 है, ये 4 है, और राइट एंगल अगर है तो बताओ ये कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 होगा। हाँ जितेंद्र, आपका क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जितेंद्र आप कंफ्यूज हो, मैं बताता हूं भाई, देखना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी डी यहां पर मिड पॉइंट है, तो अगर हम लोगों से बीडी की अगर लेंथ पूछ ली जाए तो याद रखना बी से डी तक ये सरकम सेंटर है, और इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों साइड्स को टच करेगा। और जितेंद्र मुझे बताओ क्या रेडियस हमेशा बराबर होती है क्या? तो बीडी की लेंथ अगर पूछ ले या रेडियस पूछ ले वो बात एक ही है। तो वो होगी हाइपोटेनस जो है 5 जो है उसका आधा होता है, और ये कितना है? 2.5। ये अपना आंसर है। एक चीज मैं बताता हूं, जो स्टूडेंट पहले से कंफ्यूज है उसका कंफ्यूजन दूर होगा, या जो नहीं है हो सकता है वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। एक काम पक्का होगा जो मैं अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा उस टाइम। देखना मैं आपको क्या बता रहा हूं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है यहां पर कुछ लोग समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं? खुद की तरफ से ही। यहां पर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी,
ध्यान रखना इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर, और तीसरा मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो वो ध्यान रखना इधर से निकल जाएगा, वो यहां पर इस पर आकर नहीं मिलेगा। वो तो हमने क्या किया, खुद ने यहां से इसको ज्वाइन किया है, जैसे हम लोग पहले ज्वाइन कर रहे थे, और बाद में मैंने बता दिया है कि ये अपने पास जो होगा, अपने पास यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। याद रखना यहां से इसको मिलाएंगे तो उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा। मैंने पहले ही समझाया है कि एल्टीट्यूड ऐसा जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से पास हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वर्टेक्स से कब पास होगा, वर्टेक्स से पास होगा या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या तो समद्विबाहु त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में। और जब वो पॉइंट मैं समझा पाऊंगा आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बाद, उस टाइम वो चीज मैं आपको बता दूंगा। हाँ ना बताइए, दया मीना अब समझ पाए क्या कि यहां पर ये एल्टीट्यूड नहीं होगा, बी से एस या बी से डी जो भी पॉइंट मानो, ये इस पर एल्टीट्यूड नहीं होगा। इसको फिर आप लोग क्या बोलोगे, ये मिड पॉइंट अगर है, यहां से एल्टीट्यूड, यहां से एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर मिलते हैं, और ये अगर मिड पॉइंट है तो इस चीज को, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए अब मैं बता सकता हूं कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। तो कभी कभार ये क्वेश्चन तो देकर हम लोगों से ये भी पूछ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल देकर देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले मैं वो बताता हूं। क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं हम लोगों से, वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि आप लोग बता दीजिए, ये अपने पास ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये पॉइंट अपने पास डी है, मिड पॉइंट है इसका, तो वो कहेगा ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सरकम रेडियस बताओ, परिवर्त की त्रिज्या बताओ, पहला क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा 2.5। दूसरा, डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ बताओ, तो 2.5। तीसरा क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा, आप लोग माध्यिका की लंबाई बताओ, मीडियन बताइए कितनी होगी इसकी माध्यिका, मीडियन बीडी, क्योंकि बीडी मिड पॉइंट है तो मीडियन बीडी की लेंथ कितनी होगी, 2.5। ये हम लोगों से पूछा जा सकता है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या, बीएस मीडियन है, हाँ मीडियन होगी, ये तो मैंने बताया ही ना रजनीकांत भाई, ये तो मैंने बताया ही। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर बीडी मीडियन है, बीडी अगर मीडियन है तो क्या ग्रेविटी सेंटर जरूर इसी पर कहीं पर होगा क्या, बीडी अगर मीडियन है, बीडी अगर माध्यिका है तो गुरुत्व के अंदर माध्यिका पर ही तो होता है, और माध्यिका को क्या वो 2:1 में बांटता है क्या। तो कभी कभार आप लोगों से लेंथ पूछ ली जाती है कि आप लोग बता दीजिए कि आप लोग यहां पर जो अपने पास बीजी है उसकी लेंथ क्या होगी, ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है। तो बीजी की अगर लेंथ कभी भी पूछे तो क्या ये 2.5 जो आया है माध्यिका की लेंथ, इसको 2 पॉइंट आप लोग अपने पास बी से जी तक जो होगा वो 2/3 ऑफ बीडी होगा, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या। तो बीडी की जो लेंथ है 2/3 ऑफ बीडी की जो लेंथ है वो कितनी है अपने पास 2.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5/3। अगर कभी भी आप लोगों से लेंथ पूछी जाए बीजी की तो, आ रही है बात समझ में आपको। अगर कभी भी आपको जीडी की लेंथ पूछी जाए कि गुरुत्व केंद्र से डी तक की डिस्टेंस बताओ, तो वो अपने पास 1/3 होता है बीडी का। टोटल जो मीडियन है, इधर वाला अगर 2:1 माने तो इधर वाला 2/3 होता है और इधर वाला 1/3 होता है, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो जीडी की जो लेंथ होगी वो 1/3 ऑफ बीडी, और बीडी की लेंथ कितनी है 2.5, तो ये अपने पास आ गया 2.5/3, ये अपना आंसर है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखना यहां पर कुछ लोगों को क्या करते हैं कुछ बच्चे, और कुछ मतलब लोग क्या करते हैं, यहां पर बीडी की जो लेंथ होती है वो याद करवाते हैं बच्चों को। यहां पर मैं कहूंगा रटना कोई चीज नहीं है कि बीजी की जो लेंथ होगी वो आपको ये निकालना ही नहीं पड़े, और ये 2/3 ऑफ बीडी होगी, और बीडी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है अपने पास AC/2 होती है। तो 2 से 2 डिवाइड कर दो और ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा AC/2। तो ये चीज आपको रटनी पड़ेगी फिर,
डायरेक्ट भी अपने पास है, बी से जी तक की दूरी बताओ, तो ये फॉर्मूला बन गया AC/3। कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो ऐसे, तो आप लोग हर छोटी सी चीज नहीं सोचो नया फॉर्मूला बच्चों को रटवा दो, हर चीज सोचो नया फॉर्मूला बच्चों को रटवा दो। तो ऐसे तो कितनी भी चीजें रटवाई जा सकती हैं, लेकिन इससे आपके दिमाग में रहेगा यार यहां से यहां तक की दूरी इसका बाई 3 होता है, मैं रट लेता हूं, मैं रट लेता हूं, मैं रट लेता हूं, ये डिस्टेंस इसका थर्ड होता है। जबकि आप अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका आधा और आधे का 2/3। बात वही है अगर आपको सिस्टमेटिक पता है तो। कुछ लोग जो घर पर बैठे हैं, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों अलग अलग होंगे राकेश, मीडियन ये अलग होगी, ये तो मैं पीछे बताकर आ गया ना खुद मेरी तरफ से, मुझे लगा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। तो मीडियन तो ये लाइन यहां से यहां मिला होगा, उसको मीडियन बोलते हैं। जबकि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से पास होगा, ये जो होता है ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। राकेश क्या अब तो आपको याद रह जाएगा क्या, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से जाना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। और कभी यहां से मान लो ये बोलो कि सर मैं तो यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन खींचूंगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड हम लोग डालेंगे, वो मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, फिर मिड पॉइंट पर ऐसे मिलता है। तीनों में डिफरेंस देख लो। मीडियन क्या होती है, मीडियन वो होती है जो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिला है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो सॉरी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो मिड पॉइंट पर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाए, वर्टेक्स पर जाना जरूरी नहीं है। अब तीसरा नाम आता है जो शुरुआत में पहला पॉइंट जहां से शुरुआत किया था, एल्टीट्यूड क्या होता है, तो आप बोलोगे एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ये मिड पॉइंट पर आना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ये तीनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। एल्टीट्यूड अलग होगा, मीडियन अलग होगी, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होगा। ये एक बच्चा कह रहा है सर डी मिड पॉइंट नहीं हो, तो भाई मिड पॉइंट होगा, यही तो मैं बताकर आया हूं आपको। कम से कम मैं अभी तक आज की क्लास में 5 से 7 लाख बार ये बात बता चुका हूं कि ये जो होता है ये इसके मिड पॉइंट पर जाकर क्यों मिलता है, पूरा का पूरी बात मैंने बताई कि सर्किल बनाकर दिखाया। और लास्ट में अरविंद केजरीवाल साहब आपका वही क्वेश्चन है, नहीं अरविंद केजरीवाल साहब का नहीं, विवेक, विवेक आपका लास्ट में फिर से भाई वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है प्रशांत जाखड़ भाई। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कुछ बच्चों के दिमाग में अब ऐसे आता है कि सर हमारे पास ये तीन, ये तो आपने बता दिया, चलो एग्जाम में अगर ये ऐसे आ जाए कि अपने पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक बार जो क्वेश्चन आ चुका है बीजी की लेंथ AC/2 बच्चों को रटवा दिया जाता है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 3 है, अगर एजी की लेंथ अगर कभी पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं निकालूंगा। और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो एक बार क्वेश्चन आ चुका है बी से जी तक की लेंथ क्वेश्चन आ चुका है तो AC/3 होगा, AC/3 होगा, लगभग 30%, 25-40% लोगों को ये चीज रटी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करता हूं, तो फिर मैं पूछता हूं कि चलो ये छोड़ दो, ए से जी तक की लेंथ बताओ, और 95% बच्चे फंस जाते हैं। तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब रटना आप लोग छोड़ोगे। तो देखो ये कितना आसान है, मुझे बताइए इसको यहां पर मीडियन मिड पॉइंट पर आकर मिलती है, ऐसे में सोचना सर ये बड़ा है ये छोटा है, वो मीडियन का कॉन्सेप्ट लो, हो सकता है थोड़ी इधर मिल जाए अगर सही बनाओगे तो। ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग यहां से एडी की लेंथ क्या निकाल सकते हो, बताओ। अगर 90 डिग्री का कोण है, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 2 है, तो 3 का स्क्वायर अपने पास 9 होगा और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी की जो लेंथ होगी वो क्या √13 होगी क्या, एडी की लेंथ √13 होगी, ये रेशियो 2:1 होता है। तो एजी की जो लेंथ होगी अपने पास 2/3 ऑफ एडी होगी क्या। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग करते कैसे हैं, कैसे हम लोग इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। आपकी रटी हुई चीजें रहेंगी तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो पहले माध्यिका की लंबाई निकाल लो, और माध्यिका की लंबाई अपने पास आ गई √13, और इसको आप लोग डिवाइड कर लो 2:3 में, एडी का मान 2√13 रख देंगे, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। दूसरा आप लोग यहां पर क्या याद कर सकते हो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक पॉइंट ये याद करो आप लोग, देखो अपने पास ये है ना ऐसे, ये इस प्रकार से अपने पास है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा और हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर मिलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। लेकिन मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग हमेशा और हमेशा क्या करो, इसका उल्टा याद करो।
आप लोग क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन के यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है, तो इसको यहां पर मिलाने पर ये कोण हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसी चीज को मैंने घुमाकर बताया। पहले हम लोग यहाँ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं सर्किल का उल्टा, और सर्किल यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है उसका भी उल्टा आता है। तो जो चीज क्वेश्चन जो बार बार आता है वो तो एक बार दिमाग में होना ही चाहिए। वो क्या है मैं ये बता रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से अगर इधर कोई लाइन खींची जाए, वो अगर इसके बराबर है, तो यहां पर जो बना एंगल होगा वो ऑलवेज कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये तीनों बराबर हैं, ये और ये तीनों बराबर हैं, तो यहां पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। ऊपर लाइन चाहे इधर खींचो चाहे इधर खींचो, वो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। कोई भी लाइन खींचिए मिड पॉइंट से, अगर इधर लाइन खींची जाए जो इसके अगर बराबर अगर है, तो इसको इससे मिलाने पर ये वाला जो कोण होगा ये हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन लिखता हूं जिससे आपको चीजें सही और ज्यादा समझ में आएंगी। देखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, वो कहेगा एक ट्रायंगल ए बी सी में एडी इज मीडियन एंड एडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। हाफ ऑफ बीसी, देन फाइंड एंगल ए। यहां पर हमें ऐसे कहा एडी यदि माध्यिका है और एडी बराबर हाफ बीसी है, तो एंगल ए फाइंड आउट करो। तो देखना कितना आसान क्वेश्चन है। मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, अगर एडी मीडियन है, एडी माध्यिका है, तो मुझे ये बताओ आप लोग, एडी अगर मीडियन है तो मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो ये भी BC/2 और ये भी BC/2। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एडी बराबर BC/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तीनों जैसे ही बराबर हो गए, ये और ये तीनों जैसे ही बराबर हो गए, तो ये वाला जो कोण हो गया वो मुझे बताइए क्या 90 डिग्री हो गया क्या? और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग उसे पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जो आपके समझ में नहीं आए या आप लोग नहीं कर पाओ। आगे चलें। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आगे की चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे इसी का एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलो आंसर बताओ। अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है, एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वेयर AB इक्वल्स टू AC। ये अपने पास गिवन है। इसने कहा कि BA को D तक इस प्रकार से बढ़ाया, BA को D तक इस प्रकार से बढ़ाया कि ये भी इसके बराबर है। BA को D तक इस प्रकार से बढ़ाया कि ये भी इसके बराबर अगर है, तो यहां पर बना एंगल बताओ कि कितने डिग्री होगा। एंगल C पूछ लिया, तो मुझे बताओ ये और ये तीनों अगर बराबर हैं, तो यहां पर बना एंगल क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्वेश्चन वो जितने चाहे उतने बना सकता है, उसकी जितनी मर्जी आए। क्वेश्चन 5 बनाए, 7 बनाए, 1000 बनाए, 5000 बनाए, 7000 बनाए। छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर एक बार पकड़ में आ गया तो वो कितने भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे अपने पास ये बोलेगा कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल अपने पास AB और C है, इसका G ग्रेविटी सेंटर है, और AG बराबर है किसके, AG बराबर है BC के। देन फाइंड एंगल BGC। G यहां ग्रेविटी सेंटर है, चलो सोल्व करो। G यहां पर गुरुत्व केंद्र है, आंसर होगा 90। आपने याद ही कर लिया ये तो, लेकिन इसको सोल्व कीजिए कि क्यों होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे जो क्वेश्चन आपका समझ गया ना, एजी बराबर BC क्या होगा, ऊपर जो बच्चा ने पूछा है। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। हमें पता है कि मान लो ये D है, तो जो ग्रेविटी सेंटर होता है उसको 2:1 में बांटता है, 2:1 में। तो ये BC अगर 2 है, तो मुझे बताइए AG अगर 2 है तो BC भी 2 होगा।
और ये दो को एक अनुपात बराबर बराबर बांटता है। इसने कहा AG बराबर BC, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो BC भी 2 होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो मुझे बताइए 1 1 1 तीनों बराबर हो गए, और तीनों बराबर हो गए तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्या? अब कुछ लोगों को लगता है कि सर 90 डिग्री क्यों होगा, ये तो आपने हमें समझा दिया, हमने रट लिया, ठीक है याद रह जाए। लेकिन वैसे अगर कोई प्रूव करना चाहे कि 90 डिग्री क्यों होगा तो मैं बता देता हूं। मुझे आप लोग बताइए, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल ये अगर x है, तो क्या इसके सामने का एंगल ये भी x होगा क्या? ऐसे ही मुझे बताइए, ये दोनों साइड भी अगर बराबर हैं, ये वाली और ये वाली दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा, इसके सामने y है, तो इसके सामने भी y होगा। और अगर हम लोग ऐड कर दें एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y, अगर हम लोग ऐड कर दें y प्लस y बराबर क्या 180 डिग्री होना चाहिए क्या? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल x प्लस y प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। 2 टाइम x है और 2 टाइम y है, ये x है ये y है, बराबर 180 डिग्री। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि x प्लस वाई बराबर, क्या अपने पास यहां से 90 डिग्री आ गया है क्या? और यही तो हमें प्रूव करना था कि x प्लस वाई कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। याद रखना मैं क्या पढ़ा रहा हूं, राइट एंगल को छोड़ते हैं पीछा, बहुत देर हो गई, नहीं तो राइट एंगल बुरा मान जाएगा कि बहुत देर हो गई इस आदमी को तो मेरे पीछे पड़े। तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं अब, और हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से देखना सरकम सेंटर जो होता है, ध्यान रखना वो तीनों साइड से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सरकम सेंटर बाहर से अगर सर्किल खींच सकते हैं, तो कभी छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आ सकता है कि सरकम सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर अगर होता है, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर अगर होता है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि तीनों भुजाओं से, तीनों वर्टेक्स से, सॉरी साइड से नहीं, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर जो होगा उसका नाम होता है सरकम सेंटर, जो आप लोग समझ पाए होंगे। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है। और सरकम सेंटर बनेगा तब जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मिलेंगे, उस चीज को सरकम सेंटर बोलते हैं। अगर मैं सभी से आप लोगों से पूछूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर मैं सभी से यह बात पूछूं कि मुझे बताओ BSC क्या होगा, BSC क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर BSC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? BSC अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर ट्वाइस ऑफ A होगा, जो बिल्कुल ठीक है। मैं भी कहूंगा हाँ यार आप एकदम सही कह रहे हो। दूसरा मुझे बताइए, मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर होता है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक ये अगर A है, ये अगर A है, तो इधर वाली डिस्टेंस भी A/2 होगी और इधर वाली डिस्टेंस भी A/2 होगी। ध्यान रखना मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, A/2। मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, उसी को साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ये मिड पॉइंट का। ठीक है कुलदीप शर्मा, मैं अभी डलवा देता हूं PDF आपके क्वेश्चन की। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे ये बताओ कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों साइड बराबर, ये R और R होने के कारण ये इसके बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये इसके बराबर 90 पहले से ही पता है। पूरा एंगल अगर ट्वाइस ऑफ A था, तो इधर वाला एंगल भी बराबर बराबर होगा, A होगा, और इधर वाला एंगल भी A होगा। क्या सारे लोग मुझे बताओ, क्या समझ पाए हो क्या कि A क्यों होगा? यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल यहां पर छुपा हुआ होता है, इसको अगर परपेंडिकुलर आप लोग डालोगे मिड पॉइंट पर, या मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, वही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये वाला एंगल A होगा। और यहां पर थोड़ी सी मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको पता होगा कि साइन जो रेशियो होता है, या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, साइन अभी याद कर लो। साइन बराबर होता है अपने पास परपेंडिकुलर, जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर A/2, ये तो हुआ परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है, R। ये हम लोग लिख सकते हैं साइन A बराबर A/2 अपॉन R। तो साइन A बराबर अपने पास यहां से साइन एंगल A है ये, बराबर A/2R। और मुझे बताइए A अपॉन साइन A बराबर, A अपॉन साइन A बराबर, क्या हम लोग 2R लिख सकते हैं क्या?
ऐसे ही याद रखना, सेम कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग इसको इधर आगे बढ़ाओगे और यही कॉन्सेप्ट अगर इधर लगा दोगे आप लोग, ये वाला ही कॉन्सेप्ट अगर इधर लगा दोगे, इस साइड यहां से मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालोगे और यही कॉन्सेप्ट अगर इस साइड भी आप लोग लगा दोगे तो सेम कॉन्सेप्ट प्रूव होगा, 2r बराबर होगा। तो इसी तरीके से आप लोग खुद प्रूव करना किसके बराबर होगा, b अपॉन साइन b के बराबर होगा। और ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट अगर इस ट्रायंगल में ये सेम आगे की तरफ बढ़ाओगे, ये एंगल सी, तो अपने पास तीसरा जो पॉइंट आएगा वो अपने पास आएगा 2r बराबर अपने पास होगा c अपॉन साइन ए। तो मुझे बताइए, ये भी 2r के बराबर है, ये भी 2r के बराबर है और ये भी 2r के बराबर है, क्या तीनों को बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर आराम से बराबर रख सकते हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? एक बार मुझे बताइए, जगह अपने पास ये यहां पर ही लिख देता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं क्या a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर 2r? हाँ ना बोलिए, क्या लिखा जा सकता है क्या? a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर 2r? हाँ ना बोलिए, क्या लिखा जा सकता है क्या? सोनाली शर्मा, उसको एक बार वापस देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कम से कम 3 बार बोला है। ये c अपॉन साइन सी होगा, ठीक है ना? यहाँ बिल्कुल ठीक होगा, c अपॉन साइन सी, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। उसको एक बार वापस जाकर देखो कि ग्रेविटी सेंटर कम से कम मैंने 2 बार बोला होगा कि g गुरुत्व के अंदर है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये साइन का रूल होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं एक बात ये बताता हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये वाली साइड अगर B है, ये वाली साइड अगर C है और ये वाला एंगल अगर A है, तो याद रखना इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हुए आ रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू उसके मध्य का जो कोण लेते हैं वो हम लोग साइन में लेते हैं। कल की क्लास में भी मैंने बताया होगा, मेंसुरेशन में भी सिखाया होगा, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं, सिखा देता हूं कि एरिया का फॉर्मूला 1/2, दो जो भुजाएं होती हैं बी और सी उसका इंटू करते हैं और बीच का कोण हमेशा किस में लेते हैं हम लोग, साइन में लेते हैं, ध्यान रखना साइन ए। और एक दूसरा जो रूल अभी भी मैं बता कर आया हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, जो रूल मैं सिखा कर आया हूं, ए अपॉन साइन ए साइन रूल बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। अगर इससे हम लोग करें बराबर 2r, अगर इस चीज को हम लोग सोल्व करें तो मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड फोर्थ से साइन ए की जगह क्या आप लोग a अपॉन 2r लिख सकते हो क्या? साइन रूल अभी भी इसीलिए तो बताया मैंने, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। जब भी मैं आपको समझाता हूं तो साइन ए बराबर क्या a अपॉन 2r कर सकते हो क्या? तो ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला बराबर हाफ b इंटू सी, b इंटू सी और साइन इसकी जगह a अपॉन 2r कर सकते हो। तो r हमें फाइंड आउट अगर करना है तो अपने पास लिख सकते हैं कि r बराबर a इंटू बी इंटू सी, यहां पर बचेगा 2 गुना 2 4 और 4 इंटू एरिया। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? पहले मैंने साइन रूल बताया ताकि इस चीज को आप लोग आसानी से समझ पाओ। पढ़ा दूंगा सुशील कुमार, मैं पढ़ा दूंगा। यहां पर पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं साइन रूल, आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। एक तो ट्राइंगल के एरिया को काम में लिया और एक साइन रूल को काम में लिया, दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर लगाए, तो अपने पास ये परिवर्त की जो त्रिज्या आ गई है अपने पास ये वाला आ गया है। एक ध्यान रखना, बार 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 बहुत जगह काम में आता है। पहले मैंने समझा दिया तो अच्छी बात है, नहीं समझाया तो मैंने फिर बता देता हूं, नहीं समझाया तो भी बता देता हूं और पहले समझा दिया है तो ठीक है। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, साइन रूल के साथ ही मैं ये भी बता देता हूं एक कोसाइन रूल क्या होता है, ए बी और सी। अगर आप लोग यहां से हाइट डालोगे, इस चीज को भाई वापस वीडियो को रिपीट करके आप लोग एक बार, तो ये y है तो इधर वाला a माइनस वाई होगा। वीडियो को रिपीट करके वापस ये चीजें लिख लेना, साथ साथ तो मुझे लगता है आप लोग लिख नहीं पाते होंगे।
तो यहां से इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, ए, इस पॉइंट का नाम दे दो डी, ए डी सी की बात करूं तो 90 डिग्री के सामने कर्ण जो होता है एच स्क्वायर बराबर होगा अपने पास ये रहा, एच स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ट्रायंगल ए डी सी की बात करें, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से ये माइनस करोगे तो एच स्क्वायर। और ऐसे ही ट्रायंगल ए डी बी की बात कर रहा हूं मैं, पहले ए डी सी नहीं, पहले बात कर रहा हूं ए डी बी, और अब मैं बात कर रहा हूं ए डी सी इधर वाले ट्रायंगल की। पहले ए डी बी की बात की है, अब ए डी सी में मुझे बताओ एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर लिख दो आप बी स्क्वायर माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये एकदम ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। तो आप बोलोगे सर पहला भी ए एच स्क्वायर का मान है और दूसरा भी एच स्क्वायर का मान है, आप तो एक काम करो दोनों को बराबर रख दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर बराबर आप लोग रखोगे तो मुझे बताइए क्या आएगा? आप लोग लिखोगे सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ay, और यहां से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया है। तो अपने पास यहां पर मुझे आप लोग ये बता दीजिए कोस बी बराबर, ये एंगल अगर बी है तो कोस बी बराबर आप लोग क्या लिखोगे? कोस बी बराबर क्या आधार बटे कर्ण लिखोगे क्या? तो आधार तो अपने पास y है और कर्ण कितना है अपने पास c। यहां से कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो अपने पास ये है, तो c का जो मान होगा या y की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, क्या c कोस b लिख सकते हैं क्या? ये जो y और h हमने माना है उसने तो ट्रायंगल सिर्फ एबीसी दिया हुआ था, ये y और h हमने माना है उसने तो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ था, तो h तो हम लोगों ने पहले ही गायब कर दिया। ये एक y एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हमें और खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये y हमें पसंद नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने नहीं दिया, हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है सिर्फ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है उसी में आंसर बताना है, तो y की जगह आप लोग यहां पर c कोस b लिख सकते हो। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बचेगा 2ac कोस बी, और कोस बी बराबर जो हो गया ये कोसाइन रूल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये जो रूल है ये अपने पास कोसाइन रूल है, याद रखना याद रखना और याद रखना। दीपांशु ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थोड़ा सा स्पीड में तो मैं ले लेता हूं कभी कभार, क्योंकि अपनी सुबह वाली क्लास हो नहीं पाई, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको वापस देखकर इसको लिख लेना, तभी थोड़ा सा सही रहेगा 1 घंटे की क्लास में। दाऊद कह रहा है 5 मिनट पहले क्लास खत्म कर दो, नेहरा सर की क्लास कंटिन्यू कैसे लेंगे, वो भी 1.5 घंटे। ठीक है ठीक है, कोसाइन रूल मैं बता देता हूं, अभी 8 मिनट 7 मिनट है, 2 मिनट में कोसाइन रूल एक बार फिर लिख देता हूं और 5 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगा फिर। ठीक है दाऊद, आपकी बात भाई माननी पड़ेगी। ए बी और सी, ये ए है ये बी है और ये सी है, तो कोस ए बराबर अपने पास क्या होगा? कोस ए बराबर याद रखना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको माइनस लेते हैं और बाकी नीचे 2bc ऐसे लिखते हैं। कोस बी बराबर अपने पास क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कोस सी बराबर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा हम लोग लिखेंगे। ये अपने पास है कोसाइन रूल, आप लोग याद रखना। ये टोटल था अपने पास सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर के जो मिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, इन सेंटर और सरकम सेंटर में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इसलिए अपने पास मिक्स जो क्वेश्चन आएंगे ना, एक सेंटर और है ऑर्थो सेंटर, उसको और बता देता हूं, और उसके बाद इनके जो 1 घंटे की क्लास से भी ज्यादा टाइम लगेगा जब इनको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। एक बार याद रखना, कोई भी स्टूडेंट जो पहले इतना डीप से नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा कंफ्यूज होगा कि सर इतनी चीजें हम लोग कैसे याद करेंगे, लेकिन याद करना पूरी ज्योमेट्री का बात करें ट्रायंगल 90% है, बाकी क्वाड्रिलेटरल
पॉलीगन, सर्किल, लाइन और एंगल सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो इस पर अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली, आगे कुछ भी प्रूव करना होगा, सब कुछ प्रूव करेंगे हम लोग ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल ठीक ठाक अगर आपको आ गया तो 90% ज्योमेट्री मान लो कवर हो गई, फिर तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास 10% ही बचेगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कोसाइन रूल क्या काम आता है? कोसाइन रूल में अगर ये दो साइड और ये बीच का कोण देकर सामने वाली साइड अगर कभी भी हमें फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कोसाइन रूल काम में लेते हैं। एंगल दे दिया ए, बी दे दिया, सी दे दिया और बी सी दे दिया, और सामने वाली साइड अगर कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो उस जगह हम लोग कोसाइन रूल काम में लेते हैं। ठीक है रवि? तो 5 मिनट में पहले छोड़ देता हूं। ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी? उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ। थोड़ा फास्ट जरूर था, लेकिन आप लोग भी इसको एक बार वापस देखकर लिख लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।